अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कामरान और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से मुझे दोस्त अप्रोच करते हैं, मैसेजेस करते हैं और वो पूछते हैं कि मैंने एमफ़िल किया हुआ है और मुझे पीएचडी के लिए यूएसए में आना है। कुछ डिफरेंट फ़ील्ड्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, बॉटनी के, ज़ूलॉजी के, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, इवन के पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के, कंप्यूटर साइंसेस के अप्रोच करते हैं। तो मैं हमेशा उनको कुछ लिंक्स सेंड करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आप इसको वीडियो देख लें। उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में थोड़ी डिटेल्ड वीडियो है, लेकिन मैं इसमें सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बताऊँगा कि क्या-क्या करना है। देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लक पे डिपेंड करता है। मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैं ये कहता हूँ कि इस समय लक बहुत इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग, आपने एमफ़िल कंप्लीट किया और अब आप चाहते हैं कि आप किसी भी कंट्री में जाएँ, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस कंट्री की सिचुएशन क्या है और उसमें जाने का क्या मेथड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल सा एक काम करना होगा। आपको प्रोफ़ेसर को ईमेल करनी होगी और उसकी एक्सेप्टेंस लेनी होगी। जब प्रोफ़ेसर आपको एक्सेप्टेंस देगा तो स्कॉलरशिप अनाउंस होंगे, जिसमें एक सीएससी है, आंसू स्कॉलरशिप है। तो आप अप्लाई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको प्रोफ़ेसर ने एक्सेप्टेंस दी होगी, तो आप 90% चांसेस हैं कि आपकी जो है स्कॉलरशिप हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं यूएसए की, क्योंकि यूएसए और यूके में बहुत से लोग चाहते हैं। देखें, मैं जब अब बात करते हैं यूके की, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अब तक सिर्फ 2 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल की है यूके से, और वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के तहत। उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए, क्योंकि यूके में एक डिफरेंट सिनेरियो है पीएचडी का और मास्टर का। वहाँ पे मोस्टली लोग जाते हैं, आपने देखा होगा, मेरे भी बहुत से जानने वाले हैं, वो सेल्फ फंडेड पे जाते हैं। सेल्फ फंडिंग मतलब आप बैंक अकाउंट में पैसे शो कराते हैं, वहाँ पे आप अकेडमी में से पैसे शो कराते हैं और वहाँ पे आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, किसी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये एक मेथड है जो कि 99% लोग मैं जानता हूँ इसी तरीके से। मैं सिर्फ 2 लोगों को जानता हूँ जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हैं माशाल्लाह से। और बात करते हैं यूएसए की। अच्छा, यूएसए में जो है 2 चीज़ें हैं कि एक तो फुली फंडेड पोजीशन है, जैसे मैं हूँ, सॉरी 3 चीज़ें हैं। एक तो है फुली फंडेड पोजीशन है जिसमें आप ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट हैं या ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि आप एचईसी पे आए हैं, एचईसी का कोई स्कॉलरशिप है मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए, या फुल ब्राइट है, उस पे आए हैं। और तीसरी चीज़ है कि बहुत से लोग अमेरिका में आते हैं सेल्फ फंडिंग पे। अब सेल्फ फंडिंग एक डिफरेंट सीन है। वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट में पैसे तो शो कराने हैं, लेकिन आपका वीज़ा प्रोसेस बहुत ही टेक्निकल होता है। जो मेजर मैंने देखा है लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं जो सेल्फ फंडिंग पे आना चाहते हैं, या किसी कोर्स के लिए या अंडर ग्रेड के लिए या मास्टर के लिए, उनके वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। उसकी ये वजह होती है कि आपने पैसे तो बैंक में रख लिए, लेकिन जो वहाँ पे आप वीज़े के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो आपकी हिस्ट्री देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पेरेंट्स की जो मंथली इनकम है वो 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, और मैं जाता हूँ और मैंने 2 करोड़ शो करा दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 करोड़ मेरे पास थे ही सही, तो वो आइडिया लगा देते हैं कि इनके पेरेंट्स 1 लाख या 2 लाख कमा के 2 करोड़ कैसे कर सकते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि वो वीज़ा नहीं देते। और उसमें बहुत से लोग कहते हैं मेरा अगर जो फंडर है, जो मुझे पैसे दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मामू, चाचू जो यूएसए में है, तो लोग कहते हैं नहीं वीज़ा रिजेक्ट होगा नहीं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत अमीर थे, उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके जो फंडिंग कर रहे थे मामू, चाचू, उनका लेटर था तो उनके भी वीज़े एक्सेप्ट हुए हैं। ओके, तो ये एक सिनेरियो है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ता क्योंकि मैं हमेशा से बात करता हूँ फुली फंडेड पोजीशन की तरफ से। तो फुली फंडेड पोजीशन की तरफ से के बारे में जब बात करते हैं तो मैं हमेशा से एक बार करता हूँ, यू डोंट हैव टू पे अटेंशन कि आपकी सीवी में क्या है। बहुत से लोग कहते हैं सीवी बनाने के लिए फेक पब्लिकेशन, लोगों को पैसे दे के नाम डलवाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। वो मेरा हिसाब है कि वो कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ, अगर मैं आपकी पब्लिकेशन देखूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने पैसे दिए हैं या ये ओरिजिनल वर्क है।
तो क्या जो प्रोफेसर होगा यूएसए में उसको नहीं पता चलेगा कि ये आपकी पीएचडी, ये जो आपका पेपर है ये आपका ओरिजिनल वर्क है या आपने पैसे दे के डलवाए हैं? नंबर वन, जो पैसे देने वाला होता है ना वो कभी भी आपका ओरिजिनल पेपर में नाम नहीं डालता। फॉर एग्जांपल मैंने एक काम किया है, मेरे दोस्तों ने, हमने जब एमफिल में थे हमने काम किया है, जब हमने काम पब्लिश करवाया है तो अगर कोई बंदा हमें 10 लाख भी देगा ना तो हम उसका नाम नहीं डालेंगे। लिटरली मैं तो भाई नहीं डालूंगा, मेरे और जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ वो भी नहीं डालेंगे, क्योंकि काम की वर्थ होती है कुछ, वो क्या कहते हैं, बंदे की क्रेडिबिलिटी होती है। जब आप पैसे दे के नाम डलवा लेते हैं या जो भी आप करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए मुसीबत ही है मेरे हिसाब से। तो बातें करना क्या है, आपने एमफिल किया है, सबसे पहले आपने एक सीवी बनानी है, अच्छी सी सीवी बनानी है। आपने किसी वेबसाइट पे नहीं जाना, आपने गूगल पे लिखना है बेस्ट सीवी फॉर्मेट, किसी भी रैंडम सीवी फॉर्मेट जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आपने सीवी बना लेनी है। बस ये देखना है उसकी अलाइनमेंट ठीक है, उसमें सीक्वेंस है, उसमें सारे वर्ड्स जो हैं वो 12 पे हैं, अगर कोई हेडिंग है तो वैसे है, ऐसे ना हो आपने एजुकेशन का जो फॉन्ट है वो 12 हो, नीचे आपने 10 लिखा हो फिर 15 हो जाए, आपने उसको बराबर करना है। और उसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैरिड्स हैं, अनमैरिड हैं, ब्रेकअप हो गया है, गर्लफ्रेंड है, क्या हुआ है, ये नहीं लिखना। सिंपल सा अपना नाम लिखना है, ठीक है। अपने नाम के बाद आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है, माँ बाप का नाम कुछ भी नहीं लिखना, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी, मैरिटल स्टेटस नहीं लिखना, छोड़ें इसको। सीधा सा आप पहले अपना नाम लिखें, उधर एड्रेस लिखें, आपकी अगर प्रोफाइल है गूगल स्कॉलर की और या आपकी लिंक्डइन की, आपकी ट्विटर की और रिसर्च गेट की, ये 4 के अलावा कुछ और ना लिखें, वो लिखें, उनका लिंक पेस्ट कर दें और इसके साथ जो है ना आपने फिर एक लाइन लिख दें, 1-2 लाइनें आप अपने बारे में लिखें, मैंने क्या किया हुआ। उसके बाद आप एजुकेशन है, कोई स्कॉलरशिप आपको मिला है, फजूल की चीज़ें नहीं लिखनी कि जैसे वो इस क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, डिबेटिंग एजेंट, जिस तरह से लिंक्डइन पे लोगों ने बहुत बहुत लिखा होता है। नहीं, टू द पॉइंट बड़ी सिंपल सी चीज़ लिखनी है। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँ, तो अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो मेहरबानी करके आप टीचिंग लिखें यार। आई डोंट नो वाई पीपल आर डूइंग टीचिंग और वो इतने वो होते हैं कि यार मैं क्या लिखूँ। यकीन माने यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आप एक कॉलेज में लेक्चर आ रहे हैं, हाई स्कूल में टीचर हैं, तो यू आर गेटिंग अ सेम अप्रॉक्सीमेटली सेम पे, थोड़ी सी डिफरेंट होती है वो भी अगर आप रिसर्च में आपके पास कोई ग्रांट है, तो इस तरह की चीज़ नहीं होती। और यहाँ पे मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, जब मैं कहता हूँ मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ तो लोग कहते हैं आप मुझे बताएं वो कौन है। यार मैं क्यों बताऊँ, हर किसी का वो होता है कि जो टीचिंग करते हुए यहाँ पे और बता के हैं कि हम टीचिंग करते थे और उन्हें यहाँ पे टीचिंग की पोजीशन दी गई, ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट की, तो आपकी सीवी बन गई। सीवी बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी सीवी को अपलोड करना है लिंक्डइन चैट जीपीटी पे, और फिर आपने उसको कहना है कि आपको यूएसए में जो रिलेटेड यूनिवर्सिटी है वो बताएं। जो चैट जीपीटी यूनिवर्सिटी बताएगी उसको कहें जी प्रोफेसर का नाम भी बताएं, प्रोफेसर के नाम नहीं डिपार्टमेंट बताएं, डिपार्टमेंट में जाएं, प्रोफेसर सर्च करें और आप डेली के प्रोफेसर को अप्रोच करें। अब यहाँ पे जब आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं तो प्रोफेसर कहता है कि आप अप्लाई करें ग्रेजुएट स्कूल में और मैं फिर वो फैसला करेंगे। देखिए मैं मेरे हिसाब से 90% जो हैं वो प्रोफेसर ने सेलेक्ट करने होते हैं। मैं तो अब एक सिस्टम का हिस्सा हूँ, मुझे पता है प्रोफेसर की रिकमेंडेशन के बगैर सिर्फ 10% जो लोग होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं। उसके अलावा जो है ना प्रोफेसर जिसका कहता है कमेटी उसी को ऑन करती है, क्योंकि उसने प्रोफेसर के साथ काम करना होता है। हाँ, अब MIT हो गया, हार्वर्ड हो गया, वहाँ पे इतनी जो बड़ी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ये सीन होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कमेटी डिसाइड करती है, वो भी जब टीचिंग असिस्टेंट जब रिसर्च की बात करते हैं तो जिसका प्रोजेक्ट है वो खुद ही डिसाइड करता है, क्योंकि उसने सारा कोई देखना होता है कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तो आप डेली अप्रोच करें और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप यूएसए का टाइम देख के करें। फॉर एग्जांपल यहाँ के जो सुबह के 8 होते हैं ना, सुबह के यहाँ पे सुबह के 8 होते हैं, तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में शाम के 6 होते होंगे या शाम के 5-6 का टाइम है। तो आप पाकिस्तानी 5-6 बजे जो है ना 5 से 6 बजे के दरमियान आप प्रोफेसरों को ईमेल करें और बहुत सादी सी ईमेल करें और उसमें एफिशिएंसी नहीं मारें, बड़ी बड़ी इंग्लिश नहीं लिखें, सिंपल सी हाय प्रोफेसर डॉक्टर जोहन ली, I hope you are doing well. My name is Muhammad Kamran and I'm from Pakistan and I'm reaching out to find out some PhD position, master position. I have seen your LinkedIn
या रिसर्च गेट पे लिखा और उसके बारे में सिंपल सा कि मैंने ये किया हुआ है और CV अटैच करें और बस बाय बाय। अगर वो रिप्लाई नहीं आता 2 दिन बाद रिमाइंडर भेजें, तो मोस्टली 80% अमेरिकन जो है ना रिप्लाई कर देते हैं, सॉरी कर देते हैं, कुछ कहते हैं ठीक है ये करो वो करो। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई आ भी जाए तो वो भी ठीक है। तो आपने उसको करना है और फिर आपने इसी तरह से आपने PhD पोजीशन हंट करनी है। इसके अलावा कुछ फेसबुक पेजेस आप लोग ज्वाइन करें, लिंक्डइन पे देखें। और एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जब लिंक्डइन पे कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई प्रोफेसर कहते हैं मुझे जी ग्रेजुएट स्टूडेंट चाहिए, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते हैं जी आई एम इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं करना भाई, चुप करके या तो उसके मैसेज में जाओ, उसको मैसेज करो अपनी CV के साथ, या उससे पूछो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, या उसकी ईमेल ढूंढ के उसको ईमेल करो और एक प्रॉपर वे से अप्लाई करो। आई एम इंटरेस्टेड, दैट्स पैथेटिक। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट भी की थी। मैं कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं ज़ाती तजर्बात इधर उधर से पूछ के लोगों के एक्सपीरियंस से मैं जो है ना ये देख के बताता हूँ, ताकि अगर किसी का भी फ़ायदा हो जाए तो दुआ ही देगा। तो आपने ये करना है। बाकी अक्सर लोग कहते हैं मेरी CV रिव्यू कर दें। यकीन माने CV रिव्यू का कोई सीन ही नहीं है ना। देखिए आपके पास जो था आपने लिखा हुआ है, मैं रिव्यू करूँगा तो मैं क्या कहूँगा, इसमें 4 पब्लिकेशन ऐड कर दो। मैं कहता हूँ पब्लिकेशन नहीं है, तो आप कहाँ से लाओगे पब्लिकेशन? अगर आपकी होंगी तो आप ऑटोमेटिकली आपने लिखी होंगी, आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज किए होंगे तो आपने लिखे होंगे। तो इसलिए मैं उन लोगों को कहता हूँ प्लीज़ ये CV रिव्यू का ना कहा करें, क्योंकि ये कोई एक तरीका नहीं है CV रिव्यू का। और अगर मैं अगर CV रिव्यू करूँ तो डेली की मैं 5 CV रिव्यू करूँ, मेरे इतने पेंडिंग काम है। यकीन माने आज मैं देख रहा था, अगर अगले 1 महीने में लगातार कंसेक्टिव काम करूँ 12 घंटे लैब में, क्योंकि मैं 8 घंटे सोता हूँ, 12 घंटे में लैब में काम करूँ, तो फिर भी मेरे काम 2 महीने में ख़त्म होंगे। मतलब इतने काम पड़े हैं आपके, बिकॉज आई एम टीचिंग, मुझे कोर्स असाइनमेंट्स ये वो अपना एग्ज़ाम्स अपने इतना कुछ पड़ा है करने वाला। तो देखिए अब भी मैं काम करने लगा तो मुझे कमेंट नज़र आया, मैंने वीडियो बना दी, ये तो हालात हैं। तो आपने उसको पहुंचना है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि कोशिश करें आप चाइना को और बाकी USA को टारगेट करें। चाइना USA ये ऐसी हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू UK में टाइम वेस्ट करते हैं। कनाडा में भी मैंने भी नहीं देखा कोई कनाडा में फुली फंडेड गया हो, जाते हैं लोग, बहुत कम रेशो है। UK में तो बहुत ज़्यादा कम लोग हैं। इसके अलावा फिनलैंड है, जर्मनी है और इटली के इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप आते हैं, आप लोग वहाँ पे अप्लाई करें। आई थिंक पाकिस्तान स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से एक नाम है, पेज है फेसबुक पे, जो कि इटली को सारी चीज़ें बताता है, तो आप उसको ज्वाइन करें। तो ये चीज़ें हैं, आप करें तो आई होप कि यू विल गेट बेटर, आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। तो आप लोग इसके बारे में देखें। बाकी आप लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, ये कहते हैं कि जब मैं ये पोजीशन, तो मैं कैसे बताऊं। लेकिन अगर आपने बात याद रखें, किसी भी फील्ड